हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। क्लास 11 से रिलेटेड वीडियो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट जो हम आज करेंगे। तो अकाउंटेंसी में हम दो टॉपिक कर चुके हैं, तीसरे पर आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेस बनाना अच्छा बनाना चाहते हैं अकाउंट्स में, तो अपने बेस को जितना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और जितनी भी थ्योरी की वीडियो मैं डाल रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल पहले नहीं कराता, इसीलिए हर साल, क्योंकि पहले बेस बनाना ज़रूरी है। अगर आपने यहाँ से इनका मीनिंग समझ लिया तो आप चैप्टर को समझ जाएंगे। तो आज उसी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग है, जिसके बेस पर पूरी अकाउंटिंग की जाती है, वो सारे प्रिंसिपल्स, और उन्हीं प्रिंसिपल्स को हम कंसेप्ट और कन्वेंशन कहते हैं। तो वो कंसेप्ट और कन्वेंशन हम इस वीडियो के थ्रू करेंगे। और ये मैंने दो हिस्सों में बांटी है, तो वो दो हिस्सों में आपके सामने पेश होगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो चलते हैं और देखते हैं कि क्या वो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट, कन्वेंशन है जिनके बेस पर हम पूरा अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, पूरी अकाउंटिंग चलती है। तो ये बेस है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप लगभग लगभग, जैसे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स थी, उसी तरह ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जिनको, ये वो गाइडलाइंस हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है जब हम अकाउंटिंग करते हैं। तो अगर हमने ये समझ लिया तो बाकी आगे के काम तो हम समझ ही लेंगे, वो इतनी दिक्कत नहीं है। तो इस बेस को समझते हैं और चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को करते हैं थ्योरी बेस अकाउंटिंग। तो वो बेस हम समझने की कोशिश करते हैं कि थ्योरी बेस अकाउंटिंग है क्या। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि वो जो प्रिंसिपल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो होते क्या है। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसकी एक फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है कि GAAP, इसकी फुल फॉर्म बताइए, तो वो ये है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है। तो 1 मार्क्स में आपके सामने ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। क्या है, अभी हम पढ़ते हैं। In order to maintain uniformity and consistency in accounting record, certain rules and principles have been developed which are generally accepted by accounting profession. तो जो लोग भी अकाउंटिंग फील्ड में हैं, वो जो ये रूल्स और प्रिंसिपल जो बनाती कौन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बनाती है, जो हमारा एक प्रीमियर कराती है। तो ये इनको बनाता है, और ये वो सारे जितने भी, जहाँ भी लोग हैं, जो भी अकाउंटिंग प्रोफेशन में हैं, वो सब इनको फॉलो करते हैं, सो दैट यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी बनी रहे, जो भी पूरे देश में मेंटेन हो। तो इसीलिए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल किए गए थे और फॉलो हो रहे हैं। Are called by different names such as principle, convention, postulate, assumption, model, principle। तो नाम कोई भी हो, काम वही है कि ये गाइडलाइंस देते हैं, ये डायरेक्शन हमें देते हैं कि आप अपने अकाउंट्स को किस तरीके से मेंटेन करेंगे। अगर प्रिंसिपल की बात, तीन चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कन्वेंसिपल एक लॉ और रूल है बाय अडोप्टेड एज ए टू एक्शन एटल्ड ग्राउंड और कंडक्ट और प्रैक्टिस। ऐसे जनरल रूल्स होते हैं जिन प्रोफेशनल अकाउंटिंग प्रोफेशन में, जहां भी कोई भी कंपनी, सब इनको फॉलो करती है, इनको डायरेक्शन दिखाते हैं कि तरीके से अपनी बुक ऑफ अकाउंटेंट कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल कहा है अकाउंट्स में, वही मैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपके सामने पहले ही बता चुका हूँ। तो वो सारे रूल्स एंड गाइडलाइंस अडोप्टेड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, उनको बुक्स में रिकॉर्ड करना और उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग करना बिजनेस ट्रांजैक्शन की, वो उन्हीं जनरल लॉ रूल्स के ऊपर ही है। इन ऑर्डर टू बिंग यूनिफॉर्मिटी लाई जा सके प्रिपरेशन में, बनाने में, और उसके बाद उसकी प्रेजेंटेशन में, जो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में उसको प्रेजेंट करते हैं। तो यूनिफॉर्मिटी को लाने के लिए जन एक्सेप्टेड अकाउंटिंग गाइडलाइंस को डेवलप किया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और ये पूरे देश में यूनिफॉर्मली फॉलो हो रहे हैं। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ और पढ़। दीज प्रिंसिपल जो है, नॉर्मली उनको कन्वेंशन कहा जाता है अकाउंटिंग के फील्ड में। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, नाम कुछ भी हो, काम है कि आपको एक गाइडलाइंस प्रोवाइड। कंसेप्ट हमें कहता, जो कंसेप्ट टर्म वो रेफर टू नेसेसरी, ये जरूरी है, इनको आपको मानना ही पड़ेगा। एंड आइडियाज विच आर फंडामेंटल टू अकाउंटिंग प्रैक्टिस, और ये बेस है।
तो इसीलिए ये नेसेसरी भी है, इन कंसेप्ट को आपको मानना ही पड़ेगा और रूल्स, क्योंकि रूल्स का मतलब ही हमें पालन करना होता है। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिनको आपको जो भी अजम्पशन है, मतलब अजम्पशन आपने पढ़ लिया है कि अजम्पशन आपको कुछ पहले से सोचना पड़ता है इस तरीके से हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये वो नेसेसरी अजम्पशन है जिनके बेस पर हम अकाउंटिंग प्रैक्टिस चलाते हैं। कन्वेंशन वो भी सेम ही है, लगभग ज्यादा डिफरेंस नहीं है। द टर्म कन्वेंशन कॉनोट्स या सजेस्ट कस्टम और ट्रेडिशन, कैसे हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और वो एक गाइड के रूप में वो नेसेसरी है, ये गाइड है टू द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट। तो ये हमें सिर्फ एक गाइड के रूप में हमारे सामने आती हैं कन्वेंशन, जो बताती हैं कि आप इस तरीके से अपने अकाउंटिंग को फॉलो कीजिए, वहां पर वो नेसेसरी है, कंसेप्ट के ऊपर नेसेसरी है, यहाँ पर आपको एक गाइड के रूप में, वो आपकी सजेशन के रूप में। बस बेसिक डिफरेंस इतना ही है, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है और दोनों ही प्रिंसिपल कहलाते हैं। तो सब बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट आता है। द बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट के नाम से हम जानते हैं, मतलब कि जो ये प्रिंसिपल हैं, हम इस कंसेप्ट और कन्वेंशन के चक्कर में ना पड़कर हमने इन सब प्रिंसिपल्स को, जो जर्नल गाइडलाइंस हैं हमारी, उनको नाम दे दिया बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट और सारे उसी में। तो बेसिक अकाउंटिंग आर रेफर टू एज फंडामेंटल आइडियाज और बेसिक underlying theory and practice of financial and are broad working rules for all accounting activities kept by the accounting, जो हम जानते हैं कौन है, इंस्टीट्यूट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो मैं आपको, तो ये आपको माननी पड़ेगी, ऐसी है जो उन्होंने डायरेक्शन दे उसके अकॉर्डिंग ही अकाउंट्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट, अब वो कंसेप्ट कौन से हैं जिनको आपको सीखना है, देख लीजिए। शुरुआत करते हैं, सबसे पहला जो आता है वो आता है एंटिटी कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट। तो मैं आपको बता चुका हूँ एंटिटी, जब बेसिक अकाउंट्स बताई थी तो एंटिटी हमने तो कंसेप्ट एंटिटी हमें ये अज्यूम करता है या हमें ये कहता है कि आपको बिजनेस को डिस्टिंक्ट रखना है, मतलब अलग रखना है। किससे अलग रखना है? जो उसका ओनर है उससे अलग रखना है। ओनर की अपनी एक अलग एंटिटी है, बिजनेस की अपनी एक अलग एंटिटी है। ये कंसेप्ट सिर्फ हमें यही बताता है बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। It means that that for the purpose of accounting, the business owner are to be treated as two separate entities. मैं बता चुका हूँ आपको, दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। The accounting record are made in the books of account from the point of view of business. जो भी हम अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं, जो भी रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, जो भी हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, वो एक बिजनेस के ओनर के नहीं कर रहे। ये बात आपको याद रखना है कि जब भी हम अकाउंट्स की बात करेंगे यहाँ पर, तो हम जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं वो बिजनेस का कर रहे हैं, किसी ओनर का रिकॉर्ड हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं। हम किसी भी रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए अकाउंट्स नहीं बनाते, तो हम उस बिजनेस के अकाउंट्स बना रहे हैं। तो वो भी सोचना है, जो भी समझना है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। ओनर को अलग एक व्यक्ति मान लो, एक लाइबिलिटी मान लो कंपनी के ऊपर, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो ये पहला कंसेप्ट था जो हमें ये बताता है कि ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग हैं। दूसरा आता है मेजरमेंट, ये हम फर्स्ट चैप्टर में, इसमें अब जो भी रिकॉर्ड होता है उसको मेजर किया जा सके, बुक में रिकॉर्ड हो पाएगा। तो द कंसेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट स्टेट दैट ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड हैपनिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच कैन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हम मनी में एक्सप्रेस कर सके, बता सके, दिखा सके, उन्हीं को हमें सिर्फ बुक्स में रिकॉर्ड करना है। बाकी किसी भी ट्रांजैक्शन को हम बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते जो मॉनेटरी टर्म में ना लिखी जा सके। क्या है? जैसे कुछ एग्जांपल दिए कि गुड्स को बेचा, ठीक है, एक्सपेंस की पेमेंट की, इनकम रिसीव करी, तो ये सारे एग्जांपल जो हैं मॉनेटरी टर्म वाले हैं, तो इनको हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। ऑल सच ट्रांजैक्शन और हैव कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, हम उनको बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर करी, तो आपको इसमें मनी कहीं नहीं आई, ठीक है, तो ये बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा अकाउंट्स में। कैपेबिलिटी ऑफ इट्स ह्यूमन, वो भी बुक में रिकॉर्ड नहीं हो। तो ऐसी कोई भी हम मॉनेटरी टर्म में ना सके उसको हम बुक में रिकॉर्ड, हमें ये कहता था। अब चलते हैं, थर्ड कंसेप्ट आता है गोइंग ऑन कंसेप्ट। तो मतलब आपको पता है चलते रहना है, तो ये कंसेप्ट भी हमें सिर्फ यही बताता है कि बिजनेस चलता रहता है। द कंसेप्ट गोइंग अज्यूम, देखो अज्यूम वर्ड बार बार यूज हो रहा है, माना जाता है that business firm would continue to carry out its business या operation indefinitely,
मतलब उसका कोई अंत नहीं है, अनंत तक बिजनेस चलता है, ये एजम्पशन हमारी होती है। कोई कभी भी बिजनेस को नहीं करता कि वो उसको 1 साल में, 2 साल में, 5 महीने में खत्म कर देगा। सब ये चाहते हैं कि हमारा बिजनेस साल दर साल चलता रहे, चलता रहे। तो यही की वजह से है, इसी को बेचता है, ठीक है। फॉर ए फेयरली लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए, नॉट बी लिक्विडेटेड का मतलब होता है बेचना। ऐसी कंडीशन जब हम बिजनेस को बढ़ा जाए। अभी आप सिर्फ का मतलब ये समझो, फोरसीएबल फ्यूचर मतलब कि अनंत के लिए, मतलब हमें बिजनेस को बंद नहीं करना, ये इसका मेन इम्पोर्टेंट assumption है अकाउंटिंग एज इट प्रोवाइड वेरी बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट इन द बैलेंस। देखो ये एसेट में क्यों दिखा गोइंग कंसर्न बेस्ड है, नहीं तो हम ऐसे एक एक्सपेंस मानकर साल में दिखा सकते थे। आपने डेफिनेशन सीख ही ली होगी, जो मेरी इससे पहले वाली वीडियो है उसमें हमने जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की हैं उसमें एसेट और एक्सपेंस दोनों को एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर अभी यहाँ कंफ्यूजन है तो आप एक बार उसको वहां जाकर देख सकते हैं। देखिए कैसे, क्योंकि एक एसेट, एसेट का मतलब जिसका बेनिफिट मुझे बार बार मिलेगा और लंबे समय तक मिलेगा, तो वो एक बंडल ऑफ सर्विस होती है। वट वी आर बाइंग, जो भी हम खरीद रहे हैं एक एसेट के रूप में, रियली इज द सर्विस, वो एक सर्विस है जो हमें देगी। अब एक फर्नीचर भी अगर हम खरीदते हैं तो वो हमें सर्विस देगा कि हम उसका यूज कर पाएंगे जिस भी जगह पर हमें उसे यूज करना है। और ये नहीं कि एक बार यूज करते ही वो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो बार बार यूज की एक लाइफ होगी, लाइफ में हम उसको बार बार यूज करेंगे, और जो लाइफ 1 साल से ऊपर होती है इसीलिए उसको एसेट कहा जाता है, ठीक है। जैसे उसने बताया यहाँ पर कंप्यूटर का एग्जांपल वो रहे हैं, दैट वी शैल बी गेटिंग ओवर इट्स एस्टिमेटेड लाइफ, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इट विल फेयर टू चार्ज द होल, भाई मान लिया मैंने एक कंप्यूटर का खरीदा है और मैं उस साल में ही एक एक्सपेंस के रूप में, क्योंकि रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए तो वो है ही, तो हमने पढ़ा है कि रेवेन्यू करने के लिए जो भी हम खर्च करते हैं एक्सपेंस होता है। जो जनरेट कंप्यूटर जरूर यूज, तो क्या उसी साल उसका यूज, वो कंप्यूटर यूज नहीं होगा, साल के रेवेन्यू जनरेट करने में भी है ना, तो फिर मैं उसको 1 साल में कैसे दिखा सकता हूँ। तो इसीलिए जो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ होती है, हम उसमें धीरे धीरे उसे डेप्रीशिएट करते हैं और धीरे धीरे उसे अपनी बुक में से हटाते हैं। तो इतने वो कंप्लीटली हट नहीं जाता, मतलब कि उसकी वैल्यू, बुक वैल्यू जीरो नहीं हो जाती, इतने वो एसेट के रूप में हमारी कहाँ होता है, बैलेंस शीट में होता है। क्योंकि जब तक हम, भाई जीरो कब होगी इसकी वैल्यू, जब वो यूज करने की कंडीशन में ना रहे। तो इसका मतलब वो क्या हो गया, पूरी तरह से डेप्री हो गया। तो जब तक वो नहीं होगा, जब तक उसको हम दिखाएंगे और वो उस समय तक रेवेन्यू को जनरेट करने में हमारी मदद कर, इसीलिए वो एक एसेट हमारी बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। तो ये था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं, वो है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पीरियड रेफर टू द स्पैन ऑफ टाइम, एक समय का अंतराल, एट द एंड ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया जाता है। अभी हमारे यहाँ नॉर्मली ये 1 ईयर पर बनता है, उस एक ईयर को हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। तो एक फाइनेंशियल ईयर होता है, और आज की डेट पर अगर हम देखें इसको, तो ये को शुरू हो रहा है 31 मार्च। पीरियड कंसेप्ट हमें, इट इज टू बी नो वेदर इट हैज, मतलब बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया या उसको लॉस हुआ, दैट पर्टिकुलर पीरियड एग्जैक्टली इज द एसेट एंड लायबिलिटी। हम और उस लायबिलिटी एक्सटेंड दैट पी को बनाना, अकाउंटिंग पीरियड जानना भी है, सो दैट हम बिजनेस परफॉर्मेंस को मेजर कर सके। द फाइनेंशियल आर प्रिपेयर एट रेगुलर इंटरवल, नॉर्मली आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सो दैट द टाइमली इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल टू इस यूजर, जो भी यूजर है, यूजर हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, तो जिन भी यूजर को उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए उन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए, उसी को हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। उसी वही फाइनेंशियल ईयर होता है, नॉर्मली 1 ईयर का है, इस समय 1 अप्रैल से 31 मार्च है। तो ये अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है हमारा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो कोस्ट कंसेप्ट है। कोस्ट कंसेप्ट हमें ये बताता है कि किस वैल्यू पर बुक में रिकॉर्ड किया जाए, क्या एक वैल्यू है जिस पर एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। द कोस्ट कंसेप्ट रिक्वायर्ड दैट ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट देयर परचेज प्राइस। जिस एसेट को परचेज किया, चाहे वो फर्नीचर है, बिल्डिंग है, कंप्यूटर है, कोई भी चीज है, क्योंकि एक्सपेंस तो उसी साल खत्म हो जाते हैं, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। कोस्ट पर क्या एप्लीकेबल होगा, भाई मैं दी अपने एम्प्लॉइज को, उनसे काम ले लिया, खत्म हो गया,
तो वो बुक में लास्ट में रिकॉर्ड होंगे नहीं, वो एक एक्सपेंस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए अभी क्या एक्सपायर हो चुका है। तो जितने भी एसेट हैं उनके लिए कॉस्ट कंसेप्ट यूज किया जाता है। जिस परचेज पर मैंने आज की डेट पर मतलब कि आज 6 अगस्त अगर मैंने कोई 20,000 की लिखी जाएगी 2, अगर 22 आ गया जो भी इस पर जो डेप्रिसिएशन लगा है वो जरूर माइनस होगा, पर इसकी बुक वैल्यू अगर डेप्रिसिएशन हम नहीं लगा रहे तो बुक वैल्यू भी क्या होगी, 20,000 ही होगी। चलिए नए को स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट को समझते हैं, वो है कॉस्ट कंसेप्ट। बेसिकली कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब है कि आप बुक में किसी एसेट को किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे। तो जितनी भी एसेट्स हैं ये उसके लिए रिलेटेड होता है। तो हम हर एसेट को उसके परचेज प्राइस पर, जिस दिन हमने उसको परचेज किया है उस प्राइस पर बुक में रिकॉर्ड करते हैं। मान लिया मैंने आज की डेट पर एक कंप्यूटर परचेज किया 6 अगस्त 2020 और उसकी वैल्यू जो है मैंने मान लिया 25,000 है, तो ये उसकी बुक वैल्यू है। इसी को कॉस्ट कंसेप्ट कहा जाता है, एसेट इस पर रिकॉर्ड होगी। और अगर 2022 आ जाता है और मैं इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहा, ठीक है, तो इसकी आज भी बुक वैल्यू क्या होगी, 25,000। ये इसकी बुक वैल्यू है। मार्केट वैल्यू ये अलग मैटर हो सकता है, उसकी मार्केट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी वो में कभी भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हो। ये हम ऑलरेडी इसकी लिमिटेशन के रूप में पढ़ चुके हैं। तो कॉस्ट कंसेप्ट हमें ये कहता है जो भी चीज रिकॉर्ड करनी है वो उसके परचेज प्राइस पर रिकॉर्ड करनी है जिस दिन हमने उसको परचेज किया था। अंदर अब ये परचेज प्राइस पर ये रखना है क्योंकि आगे हम कुछ चैप्टर करेंगे वहां पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंटली यूज होगी, खासतौर से डेप्रिसिएशन के चैप्टर में, कि वो परचेज प्राइस में क्या क्या उसको खरीदने की लागत, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आती है, जो भी उस पर ट्रांसपोर्टेशन खर्च हो रहा है वो भी उसकी कॉस्ट में ऐड होता है, नॉर्मली ट्रांसपोर्टेशन से। बट अगर एक एक्स को खरीदते समय उसको यूज है तो वो उसकी कॉस्ट में इंक्लूड, उसको मैंने अगर कराया है तो जो खर्चा उस पर भी उसकी कॉस्ट में ऐड होगा। उस एक पर एसेट को मैंने जब तक टू यूज नहीं बना दिया उस पर जो भी खर्च कर रहा हूँ वो सब उसकी कॉस्ट में ऐड है। ये कब होता है, जब मैं हूँ तो परचेज प्राइस इनको इंक्लूड करता है। याद रखना है किस चीज की, अभी एसेट की, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सारी चीजें उसके प्राइस में इंक्लूड होती है। बच्चे बहुत गलती करते हैं, ये आपको याद रखना है कि एसेट प्राइस इन सबको मिलकर द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट इज हिस्टोरिकल कंसेप्ट, क्योंकि इस प्राइस कौन सा है, हिस्ट्री वाला, उसी पर चल रहा है। 2022 आ गया, 2030 भी आएगा, अगर डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा तो ये आज भी हमारी बुक में कितना होगा, 25। इन नेचर एज it is something which has been paid on that date which is the date of acquisition and does not change year after year। कई सालों बाद भी ये 25,000 की ही रहेगी। ऑल्दो इसकी मार्केट वैल्यू क्या है वो एक अलग चीज है, ये लिमिटेशन भी है, पर ऐसे ही हम रिकॉर्ड करते हैं। ये यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हमें करना पड़ता है, इसलिए भी करना पड़ता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो लोग अपने हिसाब से मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे। आप मार्केट की वैल्यू कब निकलेगी, जब हम उसको आप बेचने चलेंगे। तो अगर मैं उसको बेच नहीं रहा तो मैं क्या बता पाऊंगा कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, तो वहाँ वेरिएशन आएगा। तो वेरिएशन यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, ठीक है, तो फिर वो क्या होगा, मैनिपुलेशन होगा डाटा का। तो इसलिए कॉस्ट कंसेप्ट ये कहा जाता है कॉस्ट कंसेप्ट में कि आप हिस्टोरिकल। तो ये था हमारा पूरा बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वो सारे कंसेप्ट जिनको फॉलो करके हम सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, वो सारे प्रिंसिपल्स जो गाइडलाइन के रूप में हमारे हेल्प करते हैं, हमें डायरेक्शन दिखाते हैं कि हम किस तरीके से अकाउंट्स बनाएं। तो पूरे इंडिया में ये फॉलो होता है, यूनिफॉर्मिटी रहे इसलिए इनको फॉलो किया जाता है। तो अगर हम ये बेस समझ पाए तो हम लगभग लगभग अकाउंट्स को बहुत ईजिली समझ लेंगे। 11th बेस है और 11th के पहले जो 5 चैप्टर्स हैं वो और भी बेस हैं, क्योंकि अगर वो हमने समझ लिया तो आगे का समझ में आ जाएगा। मैं अगर आपके सामने अपना एग्जांपल रखूं तो मैंने ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझे थे। आज मैं तीसरे चैप्टर पे हूँ, चौथा और पांचवा 2-3 चैप्टर और बचे हुए हैं। तो अगर हमने ये बेस समझ लिया तो फिर जितने प्रैक्टिकल आएंगे वो हम इजीली कर लेंगे। तो मैं आपसे यही बार बार कह रहा हूँ कि आप इन
बेस को बड़े अच्छे ढंग से समझिए। अगर आप इनको समझ पाए, तो आप अकाउंट्स कभी भी आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। मेरे चैनल का नाम खोकर प्रेज़ेंटेशन है। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर, मेरी ईमेल आईडी नीचे है। आपको जो भी प्रॉब्लम है, आप मेरे से या कोई भी डिस्कशन आपको करनी है, तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक और उन टीचर्स, प्लीज़ आप भी उन स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँचाएँ जिनके लिए जो भी एफ़र्ट मैं कर रहा हूँ वो करूँ, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूँ और अच्छी वीडियो बनाने में। थैंक यू।